हेलो फ्रेंड्स। तो आज आपको सीईटी का एक नया चैप्टर आपके सामने ला रहा हूं, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। देखा जाए तो ये चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, बहुत कंटेंट कम है, बट आपको याद रखना पड़ेगा बहुत सारे जो मैन एंसेस्टर दिए अपने ह्यूमन बींग्स के, वो आपको याद करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ। The origin of life on the earth is called as a protobiogenesis. हम लोग क्या बोलते हैं उसको? Protobiogenesis. So various theories are put forward by the various scientists and philosophers about the protobiogenesis. तो यहां पे देखो, पहली थ्योरी है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, जो फादर सुट्रिस ने दिया था। दिस आर द ओल्डेस्ट थ्योरी। ये थ्योरी क्या बोलती है? द स्पेशल द गॉड क्रिएट ऑल द यूनिवर्सल। ये सब यूनिवर्स में जितने भी अर्थ है, प्लैनेट है, ह्यूमन बींग्स है, सब किसने डेवलप किया है? दिस द गॉड। दिस थ्योरी इज कॉल्ड एज अ स्पेशल क्रिएशन। ओके, सेकंड इज द कॉस्मोजोइक थ्योरी। दिस आर कॉल्ड एज अ पैनस्पर्मिया थ्योरी proposed by Richter in 1865. ये थ्योरी बोलती है कि लाइफ ऑन द अर्थ अरोज फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट से इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोब्स। लाइफ कहाँ पे आई? अर्थ पे। Next is a theory of spontaneous generation. This theory is called as autobiogenesis. And now this theory क्या कहती है? Life is originated from the non-living material by spontaneous generation. So this theory was also supported by Aristotle. Aristotle उस टाइम का सबसे बड़ा फिलोसोफर, सबसे बड़े फिलोसोफर थे। ये भी ये थ्योरी मानते थे कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है, स्पॉन्टेनियसली वहां से क्या डेवलप हुआ है? लिविंग थिंग्स। ओके, लुइस पॉशर डिस्प्रूव दिस थ्योरी। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ये थ्योरी को क्या किया था? डिस्प्रूव। नाउ द नेक्स्ट वन इज द थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। नाउ दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ। ये ओरिजिन ऑफ लाइफ को नहीं बताता, बट इट कुड सेटिस्फाई एक्सप्लेन अबाउट द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। ये ओरिजिन ऑफ लाइफ कहां से हुआ ये नहीं बताता, मगर लाइफ कंटिन्यू कैसी हुई, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ कैसी है, दिस थ्योरी क्या देती है? थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। तो ये हुआ दिस डिफरेंट थ्योरीज अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। सो नाउ नेक्स्ट वन इज ओपेरन एंड हल्डेन थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। तो ओपेरन एंड हल्डेन प्रपोज द थ्योरी। ये थ्योरी किसने प्रपोज की थी? ओपेरन एंड हल्डेन। इसको हम थ्योरी को बोलते हैं केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी। तो इनका कहना था कि बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शंस द न्यू मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म। ये मॉलिक्यूल बाद में कंबाइन होके क्या फॉर्म हुआ है? टुडे जो आज कॉम्प्लेक्स लाइफ दिखती है, इट इज फॉर्म बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल कंपोजिशन टू फॉर्म अ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ। ओके, सो अकॉर्डिंग टू थ्योरी लाइफ इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्रोग्रेसिव चेंज इन द chemical due to the course of time. Okay, the first life came into the existence in the combination of chemical compound and constant chemical reaction over the long period of time create a क्या create किया यहाँ पे? origin of life. Okay, so यहाँ पे various steps मैंने दिया है। first step origin of earth of primitive atmosphere। ये ओपेरन एंड हल्डेन ने कंसेप्ट दिया था steps wise। तो यहाँ पे देखो, सेकंड फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, वाटर, मीथेन, देन सिंथेसिस ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक। देखो यहाँ पे पहले क्या हुआ? फर्स्ट स्टेप में ओरिजिन ऑफ अर्थ, अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, फ्रॉम इट प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर कैसे था, उन्होंने बताया। सेकंड फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, वाटर एंड मीथेन, रिएक्शन फॉर्म से ये फॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक जो गैसेस है, अमोनिया, वाटर और मीथेन कैसे फॉर्म हुए। देन सिंथेसिस ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके बाद सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे फॉर्म हुआ। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जैसे न्यूक्लिक एसिड फॉर्म हुआ, दिस न्यूक्लिक एसिड ने क्या डेवलप किया? मेन ये फंडामेंटल बेस था ओरिजिन ऑफ न्यू लाइफ का। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोन्स ऑफ प्री सेल, देन फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट सेल एंड फाइनली बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो ये आपको केमिकल हल्डेन थ्योरी देती है, ओपेरन एंड हल्डेन थ्योरी। एक एक स्टेप से आपको सीईटी का इतना नहीं है डिटेल में। ओके, तो यहाँ पे देखो, नेक्स्ट वन इज यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे मैंने एपरेटस ड्रॉ नहीं किया आपको, ये एपरेटस एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। यूरे एंड मिलर ड्रॉ एक्सपेरिमेंट, तो एपरेटस थोड़ा देख लेना। तो केमिकल इवोल्यूशन जो थ्योरी थी ओपेरन हल्डेन,
दिस थ्योरी सपोर्टेड बाय दिस यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट, देयर एपरेटस, उनके एपरेटस ने ये थ्योरी को क्या किया था, सपोर्ट किया था, बताया था कि ओपन एंड हल्डेन केमिकल जो थ्योरी है परफेक्ट है. सो दिस एक्सपेरिमेंटली प्रूव बाय यूरे एंड मिलर. सो दे डिजाइन एन एपरेटस एंड क्रिएट अ इन्वायरमेंट वेरी सिमिलर टू द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ. और उन्होंने जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल जो उनको न्यूक्लिक एसिड मिला था उसने बनाया था, उस रिक्रिएट करके उस पर्टिकुलर एपरेटस में, यूरे और मिलर एक्सपेरिमेंट में. तो उन्होंने बताया था कि स्टेप वाइज केमिकल रिएक्शन से, कॉम्बिनेशन से बाद में लाइफ होती है. सो एक्सपेरिमेंटली प्रूव किसने किया था, यूरे एंड मिलर. तो यहाँ पे यूरे एंड मिलर के बात में हुई. उसके बाद हम लोग जाते हैं मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन. तो यहाँ पर देखो आपको पूरा डिटेल में ये चैप्टर नहीं है, मगर हम लोग जाएंगे अभी मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन. सो दिस थ्योरी, द बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस मॉडर्न थ्योरी इज बेस्ड ऑन द डोब्झान्स्काय बुक. डोब्झान्स्काय ये साइंटिस्ट का नाम है, इनके बुक के ऊपर बेस्ड थी जेनेटिक एंड ओरिजिन ऑफ स्पीशीज. जेनेटिक एंड ओरिजिन ऑफ स्पीशीज ये बुक पब्लिश कब हुई थी, 1937 पे. तो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी है, इट बेस्ड ऑन द डोब्झान्स्काय बुक जेनेटिक एंड ओरिजिन ऑफ स्पीशीज. ओके. सो जुलियन ह्यूजले in 1942 proposed the term modern synthesis. तो मॉडर्न सिंथेसिस ये जो टर्म है ये किसने दिया था, ह्यूजले ने दिया था. द मेन आर्किटेक्ट्स ऑफ दिस सिंथेटिक थ्योरीज आर डोब्झान्स्काय, ह्यूजले, सिम्पसन, स्टीबिन्स, फिशर, हल्डेन, सीवॉलराइट एटसेट्रा. ऑल दीज आर द क्रिएटर ऑफ दिस थ्योरी. मेन आर्किटेक्चर बहुत साइंटिस्ट लोगों ने एक साथ मिला के थ्योरी को अंजाम दिया था. सो दिस थ्योरी बेस्ड ऑन द मेन 3 प्रिंसिपल. पहला प्रिंसिपल है जेनेटिक वेरिएशन, सेकंड प्रिंसिपल है नेचुरल सिलेक्शन एंड थर्ड है आइसोलेशन. तो वन बाय वन हम लोग इस थ्योरी के इसके ऊपर गौर फरमाते हैं हम लोग. तो पहला देखते हैं genetic variation. The first concept about this theory is the genetic variation. Okay, so what is genetic variation? The change in the gene and gene's frequency is called as a genetic variation. So changes in the gene or gene frequency में changes with this is called as a genetic variation. Genetic variation is a raw material for evolution. ये क्या है, it provide a raw material for evolution. So genetic variation in population is causes by following factor. तो यहाँ पे देखो किसी पॉपुलेशन में जेनेटिक वेरिएशन किसकी वजह से होता है. तो पहला है जीन म्यूटेशन. द फर्स्ट वन इज द जीन म्यूटेशन. द सडन चेंजेस इन द जीन कॉजेज अ जीन म्यूटेशन एंड ये जीन म्यूटेशन जेनेटिक वेरिएशन करता है. जीन फ्लो देखो एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में जीन्स ट्रांसफर होती है with the help of reproduction, with the help of mating, उसको जीन फ्लो बोलते हैं. दूसरा है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन जो मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होती है होमोलोगस क्रोमोसोम में, उसकी वजह से भी जेनेटिक वेरिएशन आता है. जेनेटिक ड्रिफ्ट. ओके. उसके बाद क्रोमोसोमल एब्रेशन. तो क्रोमोसोमल एब्रेशन में देखो यहाँ पे 4 टाइप के क्रोमोसोमल एब्रेशन होते हैं. चेंजेस इन द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर and their number causes changes in the gene arrangement. तो किसी भी क्रोमोसोम में उसका स्ट्रक्चर या उसका नंबर ऑफ जीन चेंज हो गया is called as a chromosome aberration and chromosome aberration causes because of deletion. तो पहला है इसमें डिलीशन. तो हम लोग डिलीशन में देखते हैं यहाँ पे क्रोमोसोम एबरेशन में फर्स्ट वन इज डिलीशन. तो आप लोग देख सकते हैं द पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम इज मिसिंग और डिलीटेड. तो डिलीशन में क्या हुआ है, ये आपको क्रोमोसोम सामने दिख रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी दिख रहा है, मगर सेकंड क्रोमोसोम में आप लोग देख सकते हैं कि सी डिलीटेड हुआ है. तो रह गया ए बी डी ई एफ जी. तो ये जीन्स रह गया. तो इट इज अ डिलीशन. तो इसमें एक जीन्स क्या हुआ, डिलीट हुआ, उसको बोलते हैं डिलीशन. सेकंड इज अ डुप्लीकेशन. सो नाउ इन डुप्लीकेशन अ पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम इज डुप्लीकेटेड. पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम क्या हो रहा है, डुप्लीकेटेड, रिजल्टिंग एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल. तो आप लोग देख सकते हैं ए बी सी डी ई जीन से उसके यहाँ पे डुप्लीकेट हुआ है ए बी सी, वापस बी सी डी.
तो यहाँ पे BC क्या हुआ है, डुप्लीकेट हुआ है, क्या हुआ है, डुप्लीकेट, एंड बिकॉज ऑफ दिस डुप्लीकेशन द क्रोमोसोमल वेरिएशन इज ऑकर। बाद में इन हम लोग देखते हैं इन्वर्शन। सो नाउ इन इन्वर्शन आप लोग देख सकते हैं, इन्वर्शन में द पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम हैज ब्रोकन ऑफ, पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाता है, ब्रेकर, टूट जाता है ऐसे, एंड टर्न अपसाइड, क्या टर्न करता है, इट टर्न्स अपसाइड। तो ब्रेक होने के बाद इट टर्न्स अपसाइड, इट टर्न अपसाइड डाउन एंड रीअटैच देमसेल्फ, जेनेटिक मटेरियल इज इन्वर्टेड। तो आप लोग देख सकते हैं कि ब्रेक होने के बाद ये कंप्लीटली इन्वर्टेड होता है जीन्स। तो ए बी सी डी ई उसका सीक्वेंस है, मगर यहां पे कैसे हुआ, ए बी डी ई सी, तो यहां पे सीक्वेंस चेंज हुआ क्योंकि इट इन्वर्टेड, टूटने के बाद क्या हो जाता है, सिंपल सीधे फॉर्म में नहीं रहता, इट बिकम इन्वर्टेड, ये इन्वर्जन है। देन नेक्स्ट वन इज द ट्रांसलोकेशन। सो इन ट्रांसलोकेशन तो आप लोग देख सकते हैं ट्रांसलोकेशन, द पोर्शन ऑफ वन क्रोमोसोम इज ट्रांसफर टू द अनदर। तो यहां पे देखो ABCD ये था, यहां पे कंप्लीट वन पोर्शन ट्रांसफर टू द अनदर क्रोमोसोम, दूसरे क्रोमोसोम पे ट्रांसफर होता है। तो यहां पे ये जो रेड कलर में MNO दिख रहा है, ये पोर्शन दूसरे क्रोमोसोम से यहां पे आके अटैच हुआ है। तो सो यू कैन इजीली ऑब्जर्व इन दिस डायग्राम, डायग्राम बड़ा करके दिखाता हूं आपको मैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि MNO दिख रहा है आपको, ये कंप्लीटली दूसरे क्रोमोसोम से आया है। तो ये इट इज अ ट्रांसलोकेशन, दूसरे का क्रोमोसोम ब्रेक हुआ, उसका जीन दूसरे क्रोमोसोम में ट्रांसफर हुआ। सो ऑल दीज आर द जेनेटिक वेरिएशन। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन, द मॉडर्न थ्योरी का सेकंड प्रिंसिपल है नेचुरल सिलेक्शन, पहला था जेनेटिक वेरिएशन। तो व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन, इट इज ओनली फंडामेंटल एंड ऑपरेटिंग मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। ये इवोल्यूशन का ओनली फंडामेंटल एंड ऑपरेटिंग मैकेनिज्म है नेचुरल सिलेक्शन। इट इज लिंक बिटवीन चेंज इन द इन्वायरमेंट एंड जेनेटिक वेरिएशन। तो ये कंसेप्ट डार्विन का ही कंसेप्ट है, इन्वायरमेंट चेंज हुआ तो जेनेटिक वेरिएशन होता है एंड स्पेशीज, न्यू स्पेशीज फॉर्म होती है। जो स्पेशीज खुद को इन्वायरमेंट के मुताबिक जेनेटिक वेरिएशन करती है, उसमें चेंजेस डालती है, सो न्यू स्पेशीज प्रोड्यूस होती है, जो स्पेशीज बाद में सर्वाइव करती है, रिप्रोड्यूस करती है टू फॉर्म न्यू डिफरेंट वेराइटीज। ओके, इट ब्रिंग अबाउट इवोल्यूशनरी चेंजेस ऑफ फेवरिंग डिफरेंट रिप्रोडक्शन ऑफ जीन दैट ब्रिंग अ चेंज इन अ जीन फ्रीक्वेंसी फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो इसका एक जो एग्जाम्पल है, industrial melanism is a base example, classical model example of natural selection। तो industrial melanism में क्या हुआ था, in Great Britain before industrial revolution there is a Biston betullaria, जो white color paper moth थी, Biston betullaria मैंने बोला आपको स्पीशीज का नाम, white color paper moth, उनका population high था क्योंकि ये species is a nocturnal, during daytime it rest on the tree trunk, जहां पे लाइकेंस से, लाइकेंस पोल्यूशन में ग्रो नहीं होता, तो उस टाइम पोल्यूशन नहीं था, तो ट्री टंग पे पूरे लाइकेंस था, व्हाइट कलर पेपर। तो व्हाइट कलर पेपर मॉथ उस लाइकन में कीमोफ्लैज करके खुद को छुपा लेता था, वो प्रीडिटर को इजीली विक्टिम नहीं होता था। मगर आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ग्रेट ब्रिटेन में बहुत सारा पोल्यूशन हुआ, एयर पोल्यूशन, एंड लाइकेंस आर डिसेबल्ड, लाइकेंस आर वेरी सेंसिटिव टू द पोल्यूशन। ओके, एयर पोल्यूशन से बहुत सेंसिटिव, वो निकल जाता है। उसकी वजह से क्या हुआ, द ट्री ट्रंक्स के लाइकेंस गायब हो गया एंड कवर विद द स्मूटी स्मोक, ब्लैक कलर का। तो जो व्हाइट कलर पेपर मोथ था, बिस्टोन बेटुलारिया, दे बिकम इजीली विक्टिम टू द प्रेडिटर्स। ऑन द अदर हैंड बिस्टोन कार्बोनेरिया करके जो स्पीशीज थी, ब्लैक कलर पेपर मॉथ, दे कैन हाइड ऑन द स्मोकी स्मूटी स्मोक के में, ब्लैक कलर का जो स्मोक था उसमें वो क्या हो गए, हाइड हो गए, छुप गए। ओके, और उसका पॉपुलेशन बढ़ गया। तो दिस आर द नेचुरल सिलेक्शन। तो दो स्पीशीज, बिस्टोन बेटुलारिया व्हाइट कलर पेपर मॉथ एंड बिस्टोन कार्बोनेरिया, ये दो स्पीशीज याद रखो। तो ये नेचुरल सिलेक्शन का फंडामेंटल ये था। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है। पहला है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन,
ओके, जो बैलेंसिंग करता है सिलेक्शन ऑफ द किप पॉपुलेशन। सेकंड है डायरेक्शनल सिलेक्शन एंड डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन। तो ये सिलेक्शन का टाइप है। तो आप लोग यहां पे देख सकते हैं, सो दिस डायग्राम, सो डायग्राम रिप्रेजेंट ऑपरेशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑन डिफरेंट ट्रेड्स। तो ये डायग्राम ऐसे आपको आएगी। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल विथ फिनोटाइप्स दिया है यहाँ पे, बाद में ये डायरेक्शनल चेंजेस हुआ है, पीक गेट हायर एंड नैरो, बाद में पीक शिफ्टेड इन वन डायरेक्शन, पीक शिफ्टेड इन टू डायरेक्शन। ये थोड़ा सा डायग्राम बताया जाता है आपको नेचुरल सिलेक्शन। इतना जरूरत नहीं है आपको, इतना डिटेल में क्वेश्चन तो नहीं आएगा। तो हम लोग जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल है हम लोग जो देख रहे हैं, नेक्स्ट वन इज आइसोलेशन। सो आइसोलेशन इट इज प्रिजर्वेशन ऑफ, ये क्या करता है आइसोलेशन में, इतना है देखो, आइसोलेशन प्रिवेंशन ऑफ मेटिंग अमंग्स इंटरब्रीडिंग ग्रुप्स। तो ये क्या करता है, इंटरब्रीडिंग ग्रुप्स को प्रिवेंट करता है मेटिंग से। एज ए रिजल्ट फिजिकल बैरियर्स, ये फिजिकल बैरियर डेवलप करता है, बायोटिकल फैक्टर डेवलप करता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन द स्पीशीज, जो इंटरब्रीडिंग ग्रुप स्पीशीज है, दे कैन नॉट ब्रीड टू ईच अदर एंड दे बिकम कंप्लीटली आइसोलेटेड। तो पहला है देखो यहाँ पे इंटरब्रीडिंग में आपको पहले पता है फिजिकल बैरियर डेवलप हुआ। फिजिकल बैरियर इकोलॉजिकल बैरियर है, जियोग्राफिकल बैरियर मींस मान ले कि एक बर्ड्स है एक ही ग्रुप्स के, मगर दोनों की हैबिट चेंज हो जाती है। तो एक आवाज से मेल बुलाता है फीमेल को रिप्रोडक्शन करने के लिए, तो फीमेल आएगी, मगर कुछ स्पीशीज को वो आवाज अच्छा नहीं, उसको कलर चाहिए। तो दोनों स्पीशीज पहले एक ही थी, एक ही ग्रुप की थी, मगर बाद में कैसा हो गया, डाइवर्जन हो गया। सो ये आइसोलेशन बोलते हैं हम लोग। सो बायोटिक फैक्टर में फिजियोलॉजिकल बैरियर से, मैकेनिकल जेनेटिक बैरियर से, कभी कभी क्या होता है माउंटेन रिवर्स, इसकी वजह से इकोलॉजिकल बैरियर्स की वजह से एक स्पीशीज दूसरे यहाँ पे माइग्रेट नहीं कर पाती एंड दे कैन नॉट मेट विथ ईच अदर। एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, द स्पीशीज बिकम कंप्लीटली आइसोलेटेड एंड दे डेवलप देयर ओन ट्रेड्स, तो इन बिकम कंप्लीटली न्यू स्पीशीज। तो ये आइसोलेशन मैकेनिज्म है। सो आइसोलेशन मैकेनिज्म में आप लोग देख सकते हैं इस ट्री डायग्राम में, आइसोलेशन और जियोग्राफिकल आइसोलेशन। मैंने आपको बोला जियोग्राफिकल आइसोलेशन किसकी वजह से होता है, माउंटेन रिवर आइलैंड्स की वजह से होता है। सेकंड है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, रिप्रोडक्टिव में प्री जाइगोटिक आइसोलेशन, इकोलॉजिकल, सीजनल, इथोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, मैकेनिकल, गैमिट मोर्टेलिटी, आइसोलेटिंग मैकेनिज्म, ये किस में आता है, प्री जाइगोट। दूसरा प्रो पोस्ट जाइगोट आइसोलेशन में जाइगोट मोर्टेलिटी आ जाता है, जाइगोट बनता है मगर वो मरा हुआ है, हाइब्रिड स्टेरिलिटी आता है, हाइब्रिड स्टेरिलिटी, हाइब्रिड ब्रेकडाउन, ऑल दीज आर द पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन। तो ये आइसोलेशन याद रखो आपको। ओके, तो हम लोग जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी हम लोग आ रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, जिसपे आपको ज्यादा से ज्यादा सीएटी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन। सो बिगिनिंग ऑफ प्राइमेट इवोल्यूशन इज प्रिज्यूम इन इवोसिन ऑफ टर्शियरी पीरियड्स। तो टर्शियरी पीरियड, इवोसिन का जो टर्शियरी पीरियड था, उस एरा से ह्यूमन बींग्स का मीन्स आवर एंसेस्टर, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन भक्त उसके उनके जो एंसेस्टर है 75 to 60 मिलियन ईयर एगो स्टार्ट हुए थे, और इवोसिन एरा था। कौन सा था, इवोसिन। तो यहाँ पे देखो मैमलिया जो ग्रुप है, दे आर क्लासिफाइड टू द मार्सुपिडियल, मोनोट्रिम्स एंड यूथ्रियंस। सो यहाँ पे मार्सुपिडियल में पाउच मैमल जो है कांगारू टाइप, सो ये मार्सुपिडियल में आते हैं। सेकंड मोनोट्रिम्स में एक लेइंग मैमल्स है। ओके, दूसरा यूथ्रियंस में प्लेसेंटल मैमल्स आते हैं, इसमें क्या आते हैं, प्लेसेंटल मैमल्स। तो ये मैमले के तीन मेन ग्रुप है, मार्सुपिडिया, मोनोट्रिम्स, यूथ्रियंस। ओके, तो हम लोग जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे देखो यूथ्रियंस में, प्लेसेंटल मैमल्स में देखते हैं, प्राइमेट्स में। तो प्लेसेंटल इसमें हम लोग प्राइमेट्स में देख रहे हैं, यूथ्रियंस में। तो पहला है ल्यूमेरॉइड्स। ल्यूमेरॉइड्स में ल्यूमर लाइक एनिमल्स, जो ट्री शुर से या ल्यूमर से आए जो एनिमल्स है, दे आर इंक्लूड इन ल्यूमिलॉइड्स। सेकंड इज अ टार्सियोडिया। टार्सियोडिया में टार्सियर जो एनिमल्स है, ये इसी में आता है। तो प्राइमर्स, ये प्राइमेट से जो प्लेसेंटल मैमल से डेवलप हुए, आगे जाके ल्यूमेरॉइड्स, टार्सियोडिया,
एंथ्रोपोडिया, एंथ्रोपोडिया में मंकी, एप एंड मॉडर्न मैन ये एंथ्रोपोडिया में आते हैं। तो टर्सियोडिया जो है, टार्सियर बोलते हैं, इट इज टार्सियर जो ग्रुप है, इट इज एंसेस्टर टू द एंथ्रोपोडिया। किसका एंसेस्टर है? एंथ्रोपोडिया। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग एंथ्रोपोडिया में देखते हैं। नाउ इन एंथ्रोपोडिया देयर इज अ सुपर फैमिली। इसमें सुपर फैमिली है होमोनाइडिया, सियोबॉइडिया, सर्कोपाइथिकोइडिया, ये दीज आर द सुपर फैमिली। ये नाम याद मत रखो, सीडी के लिए नाम याद करने की जरूरत नहीं है, मगर होमोनाइडिया में देखो एप और मैन आते हैं, ह्यूमन बींग्स। यहाँ पे सियोबॉइडिया उसको प्लेटी रहनी बोलते हैं। न्यू वर्ड मंकी जो स्पाइडर मंकी आता है उसमें। सर्कोपाइथिकोइडिया में क्या आता है? रेहेसिस मंकी आता है। सो दीज आर द सुपर फैमिली, एंथ्रोपोडिया की सुपर फैमिली है यहाँ पे। तो एप होमोनाइड्स में आता है, इतना याद रखो, एप और मैन होमोनाइड्स में। तो होमोनाइड्स में एप में बिलोंगिंग टू द सिंगल फैमिली पोंगिडिया, इसमें 4 लिविंग जनरा भी पाए जाते हैं, गिवंस, ओरेंगेटोंग्स, चिंपांजी एंड गोरिल्ला। ये 4 जो पाए जाते हैं ये एप में पाए जाते हैं, सिंगल फैमिली पोंगिडिया में आती है। सेकंड है मैन बिलोंगिंग टू द सिंगल फैमिली होमोनिडिया, इंक्लूड सिंगल जीनस होमो। तो इसमें बहुत सारे बाद में आपको मैं देता हूं 1 by 1। तो जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, जो हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन बताएगा आपको। क्या बताएगा? हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। सो नाउ इन हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन तो हम लोग देखो, पहला है 3 टाइप से, प्रायर टू द एप मैन, सेकंड एप मैन, और थर्ड है ट्रू मैन। तो हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन में देखो, पहला कौन सा है? प्रायर टू द एप मैन जैसा, देन एप मैन, और बाद में ट्रू मैन। दीज आर द 3 ह्यूमन इवोल्यूशन के जो मेन 3 बेसिस है। ह्यूमन इवोल्यूशन से यहां से स्टार्ट हुआ है, प्रायर टू द एप मैन एंड ट्रू मैन। तो एप मैन में प्रोपाइथिकस है, ड्रायोपाइथिकस है, रामापाइथिकस है, ऑस्ट्रेलोपाइथिकस है, होमो एबिलस है, होमो इरिक्टस। ये बाद में आप 1 by 1 आपको मैं लेता हूं। ओके, एप मैन में जावा मैन, पिकिंग मैन, हिडिंगबर्ग मैन, और ट्रू मैन में हम लोग नियरदल मैन्स, क्रो मैग्नोन मैन एंड मॉडर्न मैन देखेंगे। तो 1 by 1 में स्लाइड पे जाता हूं। पहले जाता हूं प्रायर टू द एप मैन। तो प्रायर टू द एप मैन में पहला है प्रोपायोथिकस। सो दीज आर द एंसेस्टर फ्रॉम एप एंड ह्यूमन। ये एप और ह्यूमन का एंसेस्टर है, दोनों का कॉम्बिनेशन कैरेक्टर पैदा। तो फॉसिल वेयर ऑब्टेन फ्रॉम द फायम डिपॉजिट ऑफ इजिप्ट। तो देखो ये वर्ड याद रखो, ये इसे फिर ऐसे ही पूछे जाते हैं आपको। तो फॉसिल जो पायोथिकस के जो है, प्राइलोपायोथिकस के, तो फॉसिल वेयर ऑब्टेन फ्रॉम द फायम डिपॉजिट ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट में फर्स्ट ये इसके फॉसिल्स पाए गए थे। इट वॉज लिव अबाउट 30 to 35 ईयर एगो इन ओलिगोसाइन पीरियड। ओलिगोसाइन पीरियड बहुत पहले, मिलियंस ईयर आता है। ये ईयर ये मत समझो, ये ईयर उस एरा, उस पीरियड का ईयर है। ओके, तो इसके कैरेक्टर्स देखते हैं हम लोग। इट वॉज मोर और लेस एप लाइक। इसका जो स्ट्रक्चर है वो शॉर्ट स्ट्रक्चर विद मंकी लाइक टीथ। इंसिजर टीथ वेयर वर्टिकल। इंसिजर जो ये रहते ट्रायंगुलर टीथ, these are the vertical. It gave rise to the Dryopithecus. तो प्रोपाइलोपाइथिकस से ड्रायोपाइथिकस डेवलप हुआ है। तो ये पहला है प्राई एप मैन। इजिप्ट में पाया गया था, इतना याद रखो। इजिप्ट में एप और क्या बोले, सिंपल एप और ह्यूमन बींग्स का बीच में कंबाइन पाया जाता है, उसको प्रोपाइलोपाइथिकस। ओके, उससे ड्रायोपाइथिकस डेवलप हुआ है। तो सेकंड जाते हैं यहाँ पे ड्रायोपाइथिकस। तो इट इज इंटरमीडिएट बिटवीन एप एंड मैन। एप एंड मैन का दोनों का इंटरमीडिएट था। इट लिव इन द अर्ली मियोसिन पीरियड। सो इसके कैरेक्टर देखो, फेस वाज प्रोगैंथस। प्रोगैंथस में थोड़ा लंबा जैसा था। ओके, वॉक ऑन इट 4 legs। तो ये चलता कैसे था? 4 legs पे चलता था। इट हैड मैन लाइक फोरहेड। फोरहेड कैसे था? मैन लाइक। इट मोलर हैड 5 cups ईच। जो मोलर अंदर के दांत है 5 ईच कप थे।
डाइवर्जन ऑफ चिंपांजीज एंड गोरिल्ला, इससे ह्यूमन बींग्स डेवलप नहीं हुआ, मगर यहाँ से चिंपांजी और गोरिल्ला का डाइवर्जन हुआ है। ओके, तो ये हुआ आपका ड्रायोपाइथिकस। नेक्स्ट वन इज अ रामापाइथिकस। तो रामापाइथिकस याद देखो, राम कहाँ से, इंडिया से। तो यहाँ पे देखो ये इंडिया में ही पाया था। फॉसिल रिकॉर्डेड फ्रॉम द पायोसिन रॉक्स ऑफ द शिवालिक हिल ऑफ इंडिया, इंडिया में ही पाया जाता है इतना। शिवालिक हिल इतना याद रखो, क्या याद रखोगे, शिवालिक हिल। पायोसिन रॉक्स, रॉक कौन सा है, यहाँ पे PR नहीं है, यहाँ पे दिस इज द पायोसिन रॉक है। केनियोपाइथिकस सिमिलर टू द रामापाइथिकस, जो केनिया में पाया गया फॉसिल से उसको केनियोपाइथिकस बोलते हैं, सिमिलर टू द रामापाइथिकस। ओके, तो यहाँ पे देखो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो देखो पहले। 14 to 50 मिलियन ईयर एगो ड्यूरिंग द लेट मायोसिन टू पायोसिन एरिया में था ये रामापाइथिकस। वॉक इरेक्ट ऑन इज हाइंड लेग पे सीधा चलता था। ओके, इट एट हार्ड नट एंड सीड लाइक मॉडर्न मैन, हम लोग कैसे बहुत सारे अखरोट विखरोट खाते हैं, हार्ड नट सीड्स खाते हैं, कोकोनट ऐसे, तो ये भी खाता था। कैनाइन टीथ वेयर स्मॉलर बट मोलर टीथ वेयर ब्रॉड एंड फ्लैटेंड, तो कैनाइन उसके छोटे थे मगर मोलर कैसे थे, बड़े थे। ओके, जैसे भैंसे का दांत रहता ना मोलर का, इसका बड़ा, इससे बड़े दांत उसको पाए जाते थे। ओके, नाउ द नेक्स्ट हम लोग जाते हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलोपाइथिकस। इसको फर्स्ट एपमैन बोलते हैं ऑस्ट्रेलोपाइथिकस को। तो यहाँ पे देखो ये प्रोफेसर रेमंड डट डिस्कवर ऑफ द स्कल, 5 to 6 ईयर ओल्ड बेबी का उन्होंने स्कल डिस्कवर किया था, उसको टोंग बेबी बोलते। तो टोंग एरिया में ये पाया गया था, अफ्रीका में टोंग एरिया में, तो उसको टोंग बेबी नाम दिया। अपेयर अबाउट 5 मिलियन ईयर एगो, 5 मिलियन ईयर एगो। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है देखो, हाइट वाज 1.5 मीटर, हैड बोथ ह्यूमन एंड एप लाइक कैरेक्टर, दोनों में ह्यूमन और एप लाइक कैरेक्टर थे। इट वॉज फुल्ली बायपेडल होमोनाइड्स, बायपेडल में दो पैरों पे चलने वाले। इसका डाइट ओमनीवेरस था। ओके, मांसाहारी था। क्रैनियल कैपेसिटी देखो, ब्रेन साइज 500 to 700 cc, तो ब्रेन साइज उसकी कितनी थी, क्रैनियल कैपेसिटी 500 to 7, इक्विवेलेंट टू द मॉडर्न गोरिल्ला। गोरिल्ला का जो मॉडर्न गोरिल्ला है उनकी ब्रेन कैपेसिटी और इसकी ऑस्ट्रेलोपाइथिकस की सेम ही थी। ब्रो रिजिड्स, यहाँ जो अपना ब्रो है वो बड़े थे, रिजिड्स थे। प्रोजेक्टेड ओवर आई एंड लैक चिन, ये चिन प्रेजेंट नहीं थी। तो ये हुआ आपका ऑस्ट्रेलोपाइथिकस। ऑस्ट्रेलोपाइथिकस के बाद जाते हैं हम लोग होमो हैबिलस, उसको हैंडीमैन बोलते हैं, टूल मेकर, क्योंकि ये पहला एविडेंस देता है कि जो टूल यूज करना स्टार्ट किया था। इसके होमो हैबिलिस के कैरेक्टर देखो, होमो हैबिलिस मैन वाज अबाउट 1.2 to 1.5 मीटर टॉल। इट इज अ क्रैनियल कैपेसिटी थोड़ी सी गोरिल्ला से ज्यादा थी, 700 to 800 cc। क्रैनियल कैपेसिटी याद रखो, ये फिल इन द ब्लैंक में पूछा जाता है। इन अफ्रीका अबाउट 2 मिलियन ईयर एगो, अफ्रीका में 2 मिलियन ईयर एगो ये पाए जाते थे। होमो हैबिलिस वाज कार्निवरस एंड हैड बिगन हंटिंग फॉर मीट, तो ये पहले हंटर थे इसलिए टूल बनाते थे, इतना याद रखो। इट दे लिव इन अ स्मॉल कम्युनिटी इन केव्स, सो दे वेर लिव इन अ स्मॉल कम्युनिटी इन केव्स, केव्स में रहते थे स्मॉल कम्युनिटी में। तो ये हैंडीमैन, इसको बोलते हैं होमो हैबिलस। तो अभी देखो डेवलपमेंट स्लोली स्टेप पे हो रहा है मॉडर्न मैन से। तो नाउ द नेक्स्ट वन इज होमो इरिक्टस, दीज आर कॉल्ड द इरिक्ट मैन। फॉसिल वेयर 8 lakhs to 30 lakhs ईयर एगो का है, कंसिडर एज डायरेक्ट एंसेस्टर टू द मॉडर्न मैन, मॉडर्न मैन का डायरेक्ट एंसेस्टर है। इट इवॉल्व फ्रॉम द होमो हैबिलस अबाउट 1.7 मिलियन ईयर अगो इन पेलेस्टाइन एरा। इसके कैरेक्टर देखो, होमो इरिक्टस के कैरेक्टर्स, इरिक्ट मैन बोलते हैं उसको। ह्यूमन लाइक बॉडी थी, प्रोपोर्शन ह्यूमन बॉडी जैसे था। फर्स्ट ह्यूमन स्पीशीज हैव फ्लेशी नोज, अपना नोज जो फ्लेशी है, तो पहला यहाँ पे रिपोर्टेड था, it was first species to have fleshy nose. They had short arm and long legs, तो short arm की वजह से ट्री क्लाइंबिंग एबिलिटी थी और लॉन्ग लेग से रनिंग एबिलिटी उनमें डेवलप हुई थी। They were first hominids to live in a hunter gatherer society, तो ये सोसाइटी छोटी छोटी कम्युनिटीज में रहते थे और हंटिंग करते थे। तो ये हुआ आपका होमो इरिक्टस। नाउ द नेक्स्ट वन एपमैन। तो यहाँ पे देखो एपमैन का मैंने ट्री डायग्राम बनाया आपको समझने के लिए। तो एपमैन में देखो पहला है जावा मैन, सेकंड है पिकिंग मैन एंड हिडनबर्ग मैन। वन बाय वन जाता हूं मैं जावा मैन पे।
एपमैन में देखो, ये पहला हम लोगों ने पहला जो देखा, अभी एपमैन देखेंगे, बाद में मॉडर्न मैन देखेंगे। तो एपमैन में, जावा मैन में होमो इरिक्टस, इरिक्टस बोलते हैं उसको, 25 फीट टॉल था, वेट अबाउट 70 केजी वेट था, लेग्स वेर लॉन्ग्स एंड इरेक्ट बट बॉडी स्लाइटली बेंड टुवर्ड द मूवमेंट, मूवमेंट के टाइम थोड़ी बॉडी इसी से मूवमेंट कैसे बेंड थी। ओके, फोरहेड वाज लो एंड स्लैंटिंग, फोरहेड कैसे था, लो फोरहेड, ये जो फोरहेड है वो लो एंड स्लैंटिंग। इट जॉ वेयर लार्ज, ये जबड़ा था थोड़ा बड़ा था, एंड हेवी सिमिलर टू द मॉडर्न मैन। ओके, ओमनिवरस एंड कैनेबल, कैनेबल मीन्स खुद की स्पीशीज को खाता था। क्रैनियल कैपेसिटी कितना है, 940 सीसी, कितना है उसका, 940 सीसी। तो ये है जावा मैन, जावा में पाया गया था, सुमित्रा जावा, इंडोनेशिया में पाया जाता है। सेकंड है पिकिंग मैन्स, जो चाइना में पाया गया था, पिकिंग मैन्स। होमो इरिक्टस पिकिनेसिस बोलते हैं। पिकिंग मैन वॉज 1.55 to 160 मीटर टॉल, थोड़ा जावा मैन से थोड़ा सा छोटा था। लिव इन अ केव्स इन अ स्मॉल ग्रुप्स, तो एक लिव कहाँ पे रहता है, केव्स में। मॉर्फोलॉजी सिमिलर टू द जावा मैन, बाकी इंटेलिजेंस इससे ज़्यादा था, इसके बॉडी स्ट्रक्चर जावा मैन से थोड़ा सा कमजोर था। टूल मेकर्स थे, स्टोन टूल बनाते थे। क्रैनियल कैपेसिटी 850 to 1200 सीसी है उसकी, इससे ज़्यादा था जावा मैन से। तो पिकिंग मैन थोड़ा इंटेलिजेंट में थोड़ा ज़्यादा था। नेक्स्ट है हिडनबर्ग मैन, तो होमो इरिक्टस हिडनबर्ग जेनेसिस बोलते हैं। एप लाइक लोअर जॉ है इसको, विथ ऑल द टीथ, मॉडर्न मैन के जैसे टीथ थे वैसे थे। टीथ वेयर ह्यूमन लाइक टीथ थे। जॉ वाज लार्जर, ये जो जॉ है वो लार्जर था। हेवी एंड लैक ऑफ चीन, इसमें चीन नहीं थी, ये चीन आती है वो नहीं थी। ओके, क्रैनियल कैपेसिटी के 1300 सीसी है। एंसेस्टर टू द नियरदर्थल मैन, नियरदर्थल मैन का ये एंसेस्टर है। एंड कंटेम्पररी टू द होमो इरेक्टस, तो कंटेम्पररी किसका था, होमो इरेक्टस का। नियरदर्थल का ये एंसेस्टर था, याद रखो, हिडनबर्ग मैन, जो जर्मनी में पाया गया था, हिडनबर्ग में। ओके, तो हम लोग लास्ट स्लाइड पे जाते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं अब ट्रू मैन, अपने फैमिली के मैन को। पहला है नियरदर्थल मैन्स, जो जर्मनी में उसका फॉसिल पहले बार रिपोर्ट किया था। क्रैनियल कैपेसिटी तो 1300 to 1600 सीसी था। एग्जिस्ट इन द लेट प्योसिन पीरियड में। वॉक अपराइट विद द बाइपेडल मूवमेंट चलता था। फेस वॉज स्लाइटली प्रोगैंथस एंड हैड लो आईब्रो, जो मॉडर्न ह्यूमन बींग्स ऐसा दिखता है। ओके, जॉ वॉज डीप विथ नो चीन, इसमें चीन नहीं थी, चीन प्रेजेंट नहीं थी इसमें। इन क्रो मैग्नोन में, मॉडर्न मैन में चीन है, इसमें चीन प्रेजेंट नहीं थी। स्कल बोन थिक था। ओमनीवेरस एंड कैनाबियल, ये भी खुद के स्पीशीज को खाता था। यूज फायर फॉर कुकिंग, तो ये देखो ह्यूमन बींग का ही इतना ही ये इंटेलिजेंट था। यूज फायर फॉर कुकिंग। यूज एनिमल स्किन फॉर एज अ क्लोथिंग, तो यहाँ पे देखो कोल्ड टेम्परेचर टू कोल्ड कंडीशन से बचने के लिए वो एनिमल स्किन फर को यूज करते थे नियरदर्थल मैन्स। तो जर्मनी में उसका फॉसिल देखो। क्रैनियल कैपेसिटी कितना था, 1300 to 1600 सीसी, तो अपने इतनी ही क्रैनियल कैपेसिटी। अपना कितना है मॉडर्न मैन का, 1450। ओके, सो 1450 सीसी अपना है, मगर इनका अपने से भी ज़्यादा था, इस रेंज में था। तो सोचो वो भी कितने इंटेलिजेंट थे, फायर भी यूज करते थे। सेकंड है क्रो मैग्नोन मैन, जो इसका फॉसिल फ्रांस में पाया गया। डायरेक्ट एंसेस्टर टू द मॉडर्न मैन, मॉडर्न मैन का डायरेक्ट एंसेस्टर है। एक्सटेंड अबाउट 1000 to 11,000 ईयर, ऑलमोस्ट सिमिलर टू द मॉडर्न मैन। मॉडर्न मैन क्रैनियल कैपेसिटी इज कितना, देखो इसका कितना है 1450, इसका कितना है 1300 to 1600, मगर इसका कैपेसिटी 1650 सीसी। मॉडर्न मैन से ज्यादा था इंटेलिजेंट, अपना एंसेस्टर अपने से होशियार था। They were more intelligent, they could run fast, live in a families, they used spears, bow and arrow tools use करते थे। They were omnivorous, they wore skin cloth, ये skin cloth यूज करते थे ठंडी से, हार्श कंडीशन से बचने के लिए। तो इतना देखो इंटेलिजेंट में अपने मॉडर्न मैन से ये क्रो मैग्नोन मैन ज़्यादा था। होमो सैपियन, जो अभी हमारा कैरेक्टर दिख रहा है, वी आर होमो सैपियन, कभी भी देखो
अपना जो बॉटनिकल जूलॉजिकल नाम पूछोगे किसी भी ह्यूमन बीइंग का, वो होमो सैपियन नहीं था, होमो सैपियन सैपियन। तो cranial capacity 1450 cc, it limbs are straight and arm shorter than the legs। तो अपना मॉडर्न मैन का कैरेक्टर देखने की जरूरत नहीं है अपने को, ये हो गया अपना पूरा ट्रू मैन का मैंने ब्यौरा दिया। ओके, तो हम लोग जाएंगे अभी एमसीक्यू पे। ओके, तो यहाँ पे पहले हम लोग एमसीक्यू देखते हैं जो पहले आ चुके हैं सीएटी में प्रीवियस ईयर के। heavily built short prehistoric man having cranial capacity of about 1450 cc। तो यहाँ पे ह्यूमन बींग्स की भी उतनी मैंने आपको बताया था, मगर यहाँ पे जो क्रैनियल कैपेसिटी इसकी ये इतनी ही है। ओके, तो यहाँ पे कौन सा हेवीली बिल्ड शॉर्ट प्री हिस्टोरिक मैन, यहाँ पे प्री हिस्टोरिक मैन पूछा है। तो प्री हिस्टोरिक मैन होमो सैपियन सैपियन तो दिया ही नहीं, तो हम लोग प्री हिस्टोरिक तो नहीं है, तो होमो सैपियन फॉसिल्स नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आएगा। बी होमो इरिक्टस, ये भी नहीं, इसका भी क्रैनियल कैपेसिटी कम है। होमो हिडेनबर्ग जेनेसिस, इसका कैपेसिटी ज़्यादा है, क्या काम है, कम है हिडेनबर्ग का। मगर होमो नियरदर्सल जो है नियरदर्सल मैन, इसका कैपेसिटी मैंने आपको बताया था 13 to 1600 cc, तो इसके बीच में आता है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर इज अ डी, आंसर क्या आएगा डी। तो सेकंड देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिंग लिंक। तो यहाँ पे देखो कनेक्टिंग लिंक का आपको अभी सिलेबस में नहीं है लेटेस्टली, पर कनेक्टिंग लिंक इज नॉट अ कनेक्ट, ये आर्चोप्टेरिक से कनेक्टिंग लिंक है, स्टियोस्टेगिया ये भी कनेक्टिंग लिंक है, सी मोरिया ये भी कनेक्टिंग लिंक है, ड्रायोपाइथिकस ये कनेक्टिंग लिंक नहीं, तो इसका आंसर बी है। ये पुराने सिलेबस में था, 2018 में पूछा गया था आपको। तो हम लोग जाएंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, मैक्सिमम क्रैनियल कैपेसिटी इज फाउंड इन, 2017 में पूछा था। मैक्सिमम क्रैनियल कैपेसिटी फाउंड इन किसमें पाया जाता है, होमो हैबिलस, होमो इरिक्टस, होमो नियरदर्थेलेंसिस, होमो सैपियन सैपियन। तो यहाँ पे कौन सी में ज्यादा से मैक्सिमम क्रैनियल कैपेसिटी फाउंड की जाती है, होमो सैपियन सैपियन। मॉडर्न मैन को कहाँ पे, डी। तो आंसर क्या आएगा इसका, डी। आंसर क्या आएगा इसका, डी। ओके, तो डी आंसर आएगा इसका, क्योंकि होमो सैपियन सैपियन में सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्रैनियल कैपेसिटी है। नेक्स्ट वन इज अ सीमोरिया इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, ये नहीं है, आपको इतना याद रखो, ये जो आपको दिया है पुराना है, मगर इसका एम्फीबियन और रेप्टाइल का जो है, दीज आर द सीमोरिया इज अ कनेक्टिंग लिंक। तो प्रीवियस ईयर के हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें बहुत ओल्ड भी क्वेश्चन सिलेबस के आ रहे हैं, मगर ठीक है, वो भी आना चाहिए आपको। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ओके, फिफ्थ वन, तो होमो हैबिलस इज ऑल्सो कॉल्ड, याद करो क्या करता है था हमको, होमो हैबिलस इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, टूल मेकर मैन, मैन विथ एप ब्रेन, जावा एप मैन, हिडनबर्ग मैन। होमो हैबिलस याद रखो, मैंने क्या बताया था, लिखा था भी ब्रैकेट में। ओके, क्या लिखा था, होमो हैबिलस इज अ कौन सा है, होमो हैबिलस was a tool maker man, ए आंसर। तो बहुत लोगों ने मुझे फटाफट से बताया ए आंसर। ओके, क्या है, टूल मेकर मैन। तो इतना तो कोई कैसे, आपको मैं जो एक्सप्लेनेशन दिया था उसमें पॉइंट्स था, तो थोड़ा ध्यान दे दो आप लोग, तो बराबर आपको आएगा। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग जाते हैं। ओके, The first fossil of Australopithecus was discovered in 2015 में पूछा। देखो यहाँ पे फॉसिल डिस्कवर का भी ये भी पूछा गया है आपको। तो फर्स्ट फॉसिल डिस्कवर, तो यहाँ पे देखो किसका, ऑस्ट्रेलोपाइथिकस। ये देखो ये फाइम डिपॉजिट इजिप्ट, ये तो नहीं है, प्री पायोपाइथिकस में था। ओडियन जॉर्ज टांजेनिया भी नहीं है। शिवालिक इन इंडिया में तो रामापाइथिकस था। तो यहाँ पे याद रखो ऑस्ट्रेलोपाइथिकस कहाँ पे हुआ था, टोंग। तो ये ऑस्ट्रेलोपाइथिकस का मैंने बताया था कि टोंग बेबीज, एक्सप्लेन क्वेश्चन टाइम आपको बताया था, टोंग बेबीज छोटे 5-6 ईयर के बच्चे का क्या मिला था, स्कल मिला था,
ऑस्ट्रेलोपैथिका। तो इसका आंसर क्या आएगा, टोंग इन साउथ अफ्रीका। आंसर क्या आएगा, डी। ओके, नेक्स्ट, द राइज ऑफ फर्स्ट प्राइमेट ऑकर इन इपोच। अभी यहां पे देखो, पहले स्टार्टिंग का स्लाइड याद रखो। द राइज ऑफ फर्स्ट प्राइमेट, फर्स्ट प्राइमेट कब ये हुआ था, ओलिगोसिन में, मायोसिन, इवोसिन, ये नहीं सुना था, मगर हम लोगों ने प्लेओसिन में सुना था। द फर्स्ट प्राइमेट ऑकर इन प्लेओसिन। ओके, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। देखो बहुत कम है इसमें, ज्यादा इतना दिया नहीं, बहुत डिटेल में नहीं दिया, फिर भी हम लोग प्रीवियस ईयर के कुछ सॉल्व कर रहे हैं। ज्यादा आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करो। स्लाइड के हेल्प से मैंने आपको पहले एक्सप्लेनेशन दिया। वेरिएशन ऑफ जीन फ्रीक्वेंसी विद पॉपुलेशन कैन ऑकर बाय चेंज रादर देन बाय नेचुरल सिलेक्शन, दिस इज रेफर टू एड्स। तो वेरिएशन, तो यहाँ पे देखो वेरिएशन इन जीन फ्रीक्वेंसी विद इन द पॉपुलेशन, ये मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं दिया था, मगर दिया था। जेनेटिक फ्लो तो नहीं आएगा इसमें, रैंडम मीटिंग भी नहीं आएगा, जेनेटिक लोड भी नहीं आएगा, तो जेनेटिक ड्रिप बोलते हैं उसको। वेरिएशन इन जीन फ्रीक्वेंसी विद इन पॉपुलेशन, एक ही पॉपुलेशन में वेरिएशन आ रहा है, ओके, ऑकर बाय चेंज रादर देन द नेचुरल सिलेक्शन की वजह से नहीं, बिकॉज ऑफ जेनेटिक वेरिएशन की वजह से इसी विद इन पॉपुलेशन में कुछ चेंजेस आ रहा है, उसको बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं इसको, जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो ये आंसर याद रखो, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश किया मैंने। Now the tendency of population to remain in genetic equilibrium may be disturbed by सेवाल इफेक्ट, इतना याद रखो यहाँ पे। The tendency of population remain in genetic equilibrium may disturb, अभी कोई भी population एक ही जगह पे है, आइलैंड पे है, और वो चेंजिंग क्यों होगी, उसमें चेंजेस क्यों आएगी, रीजन क्या है उसका, रैंडम मीटिंग की वजह से आएगा, क्योंकि पॉपुलेशन रैंडम मीटिंग चांस ही नहीं है वहां पे। ओके, लैक ऑफ म्यूटेशन, लैक ऑफ रैंडम मीटिंग, ये तो नहीं आएगा, मगर लैक ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन लैक है वहां पे। माइग्रेशन देखो, टेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन टू रिमेन जेनेटिक इक्विलिब्रियम मे बी डिस्टर्ब बाय, तो ये यहाँ पे देखो टेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन टू रिमेन जेनेटिक इक्विलिब्रियम एक जैसी रहेगी, कब रहेगी, जब लैक ऑफ माइग्रेशन, वहां पे कोई आएगा नहीं, कोई जाएगा नहीं, तो पॉपुलेशन की रिमेन जेनेटिक इक्विलिब्रियम मे बी डिस्टर्ब मे बी होगी, नहीं तो नहीं होगी, तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ माइग्रेशन। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग जाते हैं। यहाँ पे द बिगिनिंग ऑफ प्लांट कल्टीवेशन इज कंसिडर्ड टू बी टेकन प्लेस इन 2012 में पूछा था आपको ये बिगिनिंग, नियोलिथिक एज, प्लियोथिक एज, मेसोलिथिक एज, नॉन ऑफ दिस, ये आपको बहुत, ये इसमें सिलेबस में नहीं है, मगर इसका जो आंसर है वो मेसोलिथिक एज आता है। मेसोलिथिक एज में हम लोगों ने प्लांट कल्टीवेशन एग्रीकल्चर स्टार्ट किया था, ये आपको नहीं है फिर भी मैंने लिया, ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, तो आप कंफ्यूज नहीं होगी बाद में। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं हम लोग। थ्रू विच प्रोसेस द इकोलॉजिकल एडेप्टेशन आर कंजर्व, 2009 में पूछा था। थ्रू विच प्रोसेस इकोलॉजिकल एडेप्टेशन आर कंजर्व, कौन से प्रोसेस से इकोलॉजिकल एडेप्टेशन क्या होता है, कंजर्व। कंजर्व कौन से इससे होता है बता पाओगे आप लोग, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। जीन सिंथेसिस, जीन माइग्रेशन, जीन ट्रांसक्रिप्शन या नेचुरल सिलेक्शन, थ्रू विच प्रोसेस इकोलॉजिकल एडेप्टेशन, इकोलॉजिकल आया तो क्या आएगा, नेचुरल सिलेक्शन, क्या आएगा, नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट देखते हैं 12 का, कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म थ्योरी वाज गिवन बाय, जर्म प्लाज्म थ्योरी किसने दिया था, ओके, ये वाइसमैन ने दिया था, ये तो आपको नहीं है फिर भी आपको पता क्या लगता है वाइसमैन में। प्रीवियस ईयर के सॉल्व करने जाओगे तो कंफ्यूज होगे, तो बेटर मैं आपको पहले आंसर बता देता हूं उसके। इवोल्यूशन इज 2007 में पूछा था, इवोल्यूशन क्या है, डेवलपमेंट ऑफ डीएनए फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू द टाइम, डेवलपमेंट ऑफ सेल फ्रॉम केमिकल्स या क्लोनिंग। इधर देखो इवोल्यूशन क्या है, व्हाट इज इवोल्यूशन, so evolution, development of DNA from nucleotide, development of organism through the time, development of cell, cloning, क्या आएगा, evolution किसको बोलते हैं, development of organism through the time, ये लग रहा है, ये रहेगा आंसर इसका, ओके।
नाउ नेक्स्ट 14 पे जाते हैं हम लोग। द गुड एग्जाम्पल ऑफ रिकैपिटुलेशन थ्योरी इज, तो ये टेडपोल लार्वा, रिकैपिटुलेशन मीन्स मेटामॉर्फिज्म होता है, ये आपको नहीं है, मगर रिकैपिटुलेशन आया तो टेडपोल ऑफ लार्वा डाल दो। ये 2007 में था, बहुत ओल्ड सिलेबस का है ये। ओके, मैं प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन थे मैंने लिए लिए उससे, इसलिए एक क्वेश्चन से आ रहे हैं, तो आने की जरूरत नहीं थी। प्रिमिटिव मैन वॉज ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग, अभी प्रिमिटिव मैन ओरिजिनेटेड कब होता है, ये वापस एक बार 2006 का वापस से रिपीट हुआ है, बताओ मुझे, ये आंसर आपको बताया था मैंने। पेलिस्टोसीन, किसमें था, पेलिस्टोसीन। पेलिस्टोसीन सी। देख लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, 2006 में पूछा है। होमो इरिक्टस इज एंसेस्टर ऑफ मैन, होमो इरिक्टस इज एंसेस्टर ऑफ मैन। क्रो-मैग्नोन मैन फॉसिल वॉज फाउंड इन इथोपिया, क्रो-मैग्नोन का जो फॉसिल पाया गया था वो कहां पे पाया गया था, इथोपिया, गलत है। होमो इरिक्टस भी अपना एंसेस्टर नहीं है। ऑस्ट्रेलोपाइथिकस आर रियल एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन, ये भी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया से नहीं। क्रो-मैग्नोन मैन इज अ मोस्ट रिसेंट एंसेस्टर, क्रो-मैग्नोन मैन आपको बताया था मैंने, क्रो-मैग्नोन मैन, तो आंसर क्या आएगा, डी। आंसर क्या है इसका, डी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 17 का जो पूछा है वो थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस ही है आपके, तो लैंडमार्क थ्योरी का है वो। द बुक फिलोसफर्स सुलॉजी वॉज रिटन बाय लैंडमार्क्स, इसका आंसर क्या आएगा, लैंडमार्क। तो लैंडमार्क थ्योरी आपको नहीं है, फिर भी देखते हैं हम लोग। CS का आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिमिटिव एंसेस्टर ऑफ मैन, सबसे मोस्ट प्रिमिटिव एंसेस्टर कौन सा है, होमो हैबिलिस है, होमो निएंडरथैलस है, ऑस्ट्रेलोपाइथिकस है, रामापाइथिकस, कौन सा है इसमें, विच ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप, सबसे प्रिमिटिव कौन सा है, होमो प्रिमिटिव एंसेस्टर। तो यहाँ पे देखो, होमो हैबिलिस भी नहीं है, होमो निएंडरथैलस भी नहीं है, ऑस्ट्रोपाइथिकस, रामापाइथिकस। ओके, रामापाइथिकस आएगा, वो मोस्ट प्रिमिटिव एंसेस्टर है ऑफ मैन, ह्यूमन बींग्स का। ओके, ये होमो हैबिलिस तो एप का आता है, होमो निएंडरथैलस तो मॉडर्न मैन के ही आसपास आता है, ऑस्ट्रेलोपाइथिकस के पहले रामापाइथिकस आता है, तो रामापाइथिकस इज द मोस्ट प्रिमिटिव। ओके, यहां पे देखो नेक्स्ट आया ड्रायोपाइथिकस, ड्रायोपाइथिकस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, यहाँ पे दो आंसर है, पैरापाइथिकस, प्रोकॉन्सल, ओरियोपाइथिकस, पाइकैंथ्रोपस। तो 19 का क्या आएगा इसका आंसर, बताओ मुझे। ओके, प्रोकॉन्सल क्या आएगा इसका आंसर, प्रोकॉन्सल, इतना याद रखो, ये आएगा ये। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं हम लोग, थोड़े से बाकी अपने। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लार्जर क्रैनियल कैपेसिटी, 2005 में पूछा था कि सबसे ज्यादा क्रैनियल कैपेसिटी लार्जर किसकी है, जावा मैन की है, पिकिंग मैन की है, क्रो-मैग्नोन क्या, ऑल ऑफ दिस, किसका है सबसे ज्यादा लार्जेस्ट क्रैनियल कैपेसिटी। तो आपको बताया था मैंने, लार्जेस्ट को क्या क्रैनियल कैपेसिटी किसका है, क्रो-मैग्नोन मैन का है, पिकिंग मैन, जावा मैन, कौन सा है। ओके, श्योर हो, अरे क्रो-मैग्नोन सबसे मॉडर्न मैन से भी उसका क्रैनियल कैपेसिटी ज्यादा है, तो क्रो-मैग्नोन मैन ही आता है, मैं आपको बताया था क्रो-मैग्नोन पढ़ते टाइम। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ऐप एंड मैन इज, अभी मैन और ऐप की कनेक्टिंग लिंक कौन सी है, दोनों की लिंक कौन सी है, जो ऐप लाइक और मैन लाइक है, ऑस्ट्रेलोपाइथिकस बी। ओके, चलो नेक्स्ट जाते हैं। द फॉसिल्स ऑफ क्रो-मैग्नोन मैन वॉज फाउंड इन, क्रो-मैग्नोन का फॉसिल कहाँ पे पाया था, मैंने आपको यहाँ पे लिखा था वो स्लाइड में, कोई तो देश लिखा था, साउदर्न फ्रांस, नॉर्दर्न फ्रांस, नॉर्दर्न जर्मनी, अफ्रीकन, यहाँ पे मैंने फ्रांस ही दिया था, मगर नॉर्दर्न फ्रांस नहीं दिया था मैंने, फ्रांस दिया था सिर्फ, वहाँ पे नॉर्दर्न फ्रांस में हुआ था,
क्रो-मैग्नन का। विच ऑफ द फॉलोइंग एविडेंस डज नॉट फेवर द लैंडमार्किंग कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर्स। ये लैंडमार्किज्म आपको नहीं है तो ये मैं नहीं लेता हूँ, जरूरत नहीं है इसकी लैंडमार्किज्म की। ओके, लास्ट 2 हम लोग देखेंगे, आप लोग बताओ आंसर फटाफट से इसका, ये सेशन खत्म कर देंगे हम लोग। विच फॉसिल मैन हैव बीन नोन फॉर शिवालिक हिल इन इंडिया। शिवालिक हिल इंडिया में कौन सा है फॉसिल्स? रामापाइथिकस, शिवपाइथिकस, पाइथिकैंथ्रोपस, सिंगार्थ्रोपस। तो यहाँ पे देखो शिवालिक हिल क्या आएगा, शिव कहाँ पे है, शिव राम कौन है, शिव भक्त है ना, इतना याद रखो। तो रामापाइथिकस ही आएगा आंसर इसका। इंडिया में आया तो रामापाइथिकस। द फॉसिल्स ऑफ क्रो-मैग्नन मैन वाज फाउंड इन, क्रो-मैग्नन मैन कहाँ पे आएगा, फ्रांस। आपको बताया था पहले मैं आपको। ओके, तो ये वो आपका एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर के थे, इतने ही थे, ज़्यादा थे तो और ज़्यादा लेता हूँ मैं, मगर अब ट्राई करना, बहुत ईजी टॉपिक, इंटरेस्टिंग लिए। ओके, तो नेक्स्ट सेशन के लिए हम लोग मिलेंगे बाद में। बाय, टेक केयर।